गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर, जो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब कि इससे हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं, या अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है इसको फॉलो कर रहे हैं तो इससे हमें किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या किसानों को किस तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं, या किस तरह की चीज़ें हैं एग्रीकल्चर से जो एज अ प्रोडक्ट हम तक पहुंच पा रहे हैं, और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स में आएगा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है फार्म प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, फार्म प्रोडक्टिविटी गेट मेंटेन ओवर द लॉन्ग टर्म। इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है और बहुत मेंटेन है और अच्छे वे में हम तक पहुंच रही है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं जो भी प्रोडक्शन होएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी प्रेजेंटेड और मिनिमाइज्ड। मतलब कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे थे, वो ख़त्म हो रहे थे। ठीक है, इन पर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे थे, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहे थे। इसको अब हमने कम किया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड और सॉइल में हमने फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ किया, तो उससे क्या हुआ, जो लैंड है वो बंजर बननी शुरू हो गई, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो उससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फूड मतलब कि प्लांट्स की बात हो रही है, स्पीसीज की बात हो रही है, वो ख़त्म होने शुरू हो गई थी, कम होनी शुरू हो गई थी, जिससे प्रोडक्शन कम हो गई रिसोर्सेज की। और साथ ही साथ हम वाटर की भी बात कर सकते हैं कि ज़मीन के अंदर का जो पानी अंडरग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड होना शुरू हो गया था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से सॉइल इरोजन जो है वो भी कम हुआ। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वो लेयर जो है, जो उपजाऊ लेयर है वो स्टिल वैसे की वैसी रही, वो ख़राब नहीं हुई और ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जो वेस्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, आपने देखा होगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें उसका वो जो था वो ख़त्म हो रहा था। वो ख़त्म क्यों हो रहा था, या ख़राब क्यों हो रहा था, गंदा क्यों हो रहा था, उसमें केमिकल्स क्यों ऐड हो रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल जो है लैंड में यूज़ करने लगे। तो उससे डायरेक्टली जब हम पानी या इरिगेशन का काम करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वो केमिकल पानी में मिक्स होकर ज़मीन के नीचे चला जाता था। ज़मीन के नीचे जाने से वो अंडरग्राउंड वाटर को ख़राब कर देता था, उसमें केमिकल ऐड हो जाते थे। तो इससे क्या हुआ, अंडरग्राउंड वाटर में जो केमिकल ऐड हो जाते थे वो भी मिनिमाइज़ हुआ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से। ठीक है, उसके बाद नेट सोशल बेनिफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ मैक्सिमाइज। जो हमें बेनिफिट हुआ बहुत ज़्यादा, वो नेट सोशल बेनिफिट हुआ। जो आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसका आयात निर्यात करने का हमें बेनिफिट हुआ। ठीक है, वो बढ़ने लग गया आयात निर्यात। क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ी तो ऑटोमेटिकली जो सामान का आयात निर्यात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो बढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट है जो क्वालिटी है। ठीक है, जो क्वालिटी जो है वो अच्छी आने लग गई, उसमें केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री क्वालिटी है, और इससे हमें फ़ायदा हुआ और हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ मैंने साइन भी लगाया है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब होता है ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें हम केमिकल और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड जो हम केमिकल या कोई भी सिंथेटिकली कंपोनेंट यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, है ना। तो ये सब हम इसमें यूज़ नहीं करते ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। Organic agriculture does not allow the use of inorganic fertilizers, मतलब कि केमिकल्स की हम बात करें, इनऑर्गेनिक वर्ड जहाँ यूज़ होता है वहाँ केमिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, मतलब फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ केमिकल। इसमें हम खाद भी वो यूज़ करते हैं जो आपने देखा होगा, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है डेड के प्लांट्स, एनिमल्स से या
वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं उसको इकट्ठा करके एक पिट में डाल के उससे जो खाद बनता है वो वाला खाद यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, लेकिन केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 नंबर पे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है। सेम यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, या ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हो, या ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। एक इजी वे में समझाती हूँ मैं इसी को ओवरऑल कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसको हरित क्रांति हम कहते हैं हिंदी में। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसमें हम लोगों ने नई चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया। एक ऐसा दौर आया जब हमारे पास पुराने समय में हम क्या करते थे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कैसे करते थे, हल बैलगाड़ी के थ्रू जोतते थे खेतों को, हाथों से बीज लगाते थे, हाथों से ही कटिंग करते थे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टाइम हुआ है जब हमने केमिकल्स का यूज़ करना शुरू किया, ट्रैक्टर्स का यूज़ करना शुरू किया, थ्रेशर कटिंग के लिए थ्रेशर वगैरह मशीन्स का यूज़ करना शुरू किया, और भी बहुत सारे मतलब हमें फैसिलिटीज़ मिलने लग गई। इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हमने ट्यूबवेल का यूज़ करना शुरू किया। तो उस समय जब ये सारी चीज़ों का हमने यूज़ करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई रिसोर्सेज में, मतलब एग्रीकल्चर में पैदावार अच्छी होने लग गई, अच्छी खेती होने लग गई। लेकिन ये जो समय था इसने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत बढ़ाई। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ थोड़े समय के लिए, अगर हम बात करें 30 साल या 35 साल तक ये सब सही चलता रहा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, अभी इन्हीं सब चीज़ों के ओवर यूज़ से एग्रीकल्चर में हार्म हो रहा है, लैंड हमारी ख़राब हो रही, सॉइल जो है हमारी वो ख़राब हो रही, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। वो बात की बात है। इसमें अभी हम ग्रीन रेवोल्यूशन में यही पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आप यही बताएंगे कि जब चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गई, रिसोर्सेज की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी। कैसे होने लगी? जब हमने न्यू टेक्निक्स यूज़ किया। जैसे हमने खेतों में, यहाँ लिखा है मैंने कुछ पॉइंट, जैसे हमने खेतों में हाइब्रिड सीड्स का यूज़ किया। हाइब्रिड सीड्स कौन सी होती हैं? ये वो सीड्स हैं बहुत अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन ये सीड जो हैं पानी भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। नीड सरप्लस इरिगेशन, इनको पानी भी ज़्यादा चाहिए ग्रो के लिए। उससे क्या हुआ? वाटर का ओवर यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कम होने लग गया। सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर को ये ओवर यूज़ करने लग गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स और हार्वेस्ट मशीन्स की बात हो रही है, ये हम ओवर यूज़ करने लगे, हमने इनका यूज़ करना शुरू कर दिया। केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, लैंड में हम लार्ज स्केल में यूज़ करने लग गए, ठीक है। और ये सारा जब ओवर यूज़ हम करने शुरू हो गए लैंड में, एक समय के लिए तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई, लेकिन वही अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हम देख रहे हैं। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मतलब देखते हैं। ग्रीन मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर को, रेवोल्यूशन मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सडन इंक्रीज इन दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यही हुआ। ग्रीन का मतलब एग्रीकल्चर, रेवोल्यूशन मतलब कि एकदम से इंक्रीज़ हो जाना प्रोडक्शन में। तो ये है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में इसी पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है वो समझाइए, इसके इम्पैक्ट्स बताइए, इसके फीचर्स बताइए, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। मैंने यहाँ इम्पॉर्टेंट लिखा भी है, दोनों तरफ लिखा है, इस पर पक्का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया था सिंपल ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ये बताइए, और 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ये बताइए, इसके फीचर्स बताइए और इसके इम्पैक्ट्स बताइए। तो अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का ही, कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स क्या है इसको हमने पॉइंट्स में लिखा है। फर्स्ट इज़ लैंड कंसोलिडेशन, सेकंड इज़ यूज़ ऑफ HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इंटेंसिव इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्टिंग मेजर्स, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स,
मोनोकल्चर, एग्रीकल्चर, मशीन, जो हम मशीनरीज यूज़ कर रहे थे। फीचर्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लैंड कंसोलिडेशन, लोगों को ज़मीन बांट दी गई कि आपने इतने इतने ज़मीन में खेती करनी है, ठीक है। तो ये हुआ लैंड कंसोलिडेशन में कि लोगों को इक्वल अमाउंट में या जिसको जितना ज़मीन चाहिए कोई या जो जितना खेती कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उनको ज़मीन दी गई ताकि वो खेती कर सके। उसके बाद यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड, फीचर्स में ही H5V सीड सभी लोग यूज़ करने लग गए। H5V सीड यूज़ इसलिए करने लगे क्योंकि ये अच्छी पैदावार देती है फसल की। लेकिन ये जो सीड्स हैं इसका नेगेटिव पॉइंट यही था कि ये बहुत ज़्यादा वाटर लेती है, तो इरिगेशन में ट्यूबवेल के थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा इसको पानी देने लग गए, अंडरग्राउंड वाटर ओवर यूज़ होना शुरू हो गया। उसके बाद इंटेंसिव इरिगेशन, वही ट्यूबवेल वगैरह, हैंडपम्प वगैरह, ट्यूबवेल मेन ट्यूबवेल उसका मतलब कि यूज़ होना शुरू हो गया इरिगेशन के लिए, ओवर यूज़ पानी का। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्टिंग मेजर, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या क्या यूज़ करना शुरू किया, केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, उसका ध्यान रखना क्रॉप्स का। यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, ओवर यूज़, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया, ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर थे, ठीक है। मोनोकल्चर एक से ज़्यादा फसलों को उगाना खेतों में, ठीक है। उसके बाद मोनोकल्चर भी कह सकते हैं, एक से ज़्यादा फसलों को उगाना, और साथ ही साथ जो है क्रॉप रोटेशन को भी हमने यूज़ किया कि एक बार एक फसल दूसरी बार दूसरी, मतलब एक ही ज़मीन पे अलग अलग फसलों का उगाना समय के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एग्रीकल्चर मशीनरीज या मैकेनाइजेशन, जो भी आप कह सकते हैं, इसमें क्या था, ट्रैक्टर्स को, थ्रेशर को, जो हार्वेस्ट मशीन्स होती हैं उनको यूज़ करना और उनका ओवर यूज़ करना। तो ये सारे फीचर्स थे, मतलब कि आप ये पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि ये सारी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर आई। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या पड़े। सबसे पहले इल इफ़ेक्ट ऑन सॉइल को इसने ख़राब करना शुरू किया। केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए हमने तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होने लगी। फर्टिलिटी जो है, जो फर्टाइल सॉइल थी वो अब अनफर्टाइल में कन्वर्ट हो गई। सेकंड इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे, केमिकल्स को यूज़ किया हमने लैंड में और उससे उसने अंडरग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड किया और वाटर टेबल में भी कमी आ गई, पानी में कमी आई अंडरग्राउंड वाटर में। इल इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट में कैसे, सॉइल जो है वो क्लाइमेट का ही पार्ट आ जाता है एक तरीके से। कैसे, जब सॉइल जो है एक तो अनफर्टाइल हो गई, दूसरा सूखा पड़ना शुरू हो गया, ड्रॉट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब सूखा पड़ा तो उसने उस एरिया में ड्रॉट ला दिया, सूखा ला दिया, तो ये क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट पड़ा। इल इफ़ेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना, जब हमने केमिकल्स का ओवर यूज़ किया तो उससे क्या हुआ, इंसेक्ट्स और जो पेस्ट थे वो मर गए, ठीक है। तो और कुछ ऐसे प्लांट्स भी मर गए जो ज़रूरत के नहीं थे, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो वैरायटी तो थी ना प्लांट्स और एनिमल की। तो फ्लोरा और फौना स्पीसीज़ जो है, कोई भी प्लांट्स एनिमल की स्पीसीज़ है, चाहे वो इंसेक्ट ही है कोई, वो मर गए, तो उनमें कमी आने लग गई। इल इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, अब जो भी फूड प्रोडक्ट हम खा रहे हैं उसमें केमिकल मिक्स है, ठीक है, क्योंकि केमिकल्स का ओवर यूज़ किया गया और वो हम खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फूड के थ्रू हम पर आया, तो हमें हेल्थ इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए। हेल्थ इशू कैसे, अभी आप देख रहे हैं कि कैंसर है, जॉन्डिस है, या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद डिग्रेडेशन इन जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, सेम वही, जेनेटिक और स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कम हो गई, मतलब स्पीसीज़ में कमी आनी शुरू हुई, प्लांट और एनिमल्स की वैरायटी जो है उनमें कमी आनी शुरू हो गई, प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी ख़त्म हो गई। तो ये है इम्पैक्ट। तो आप अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्वेश्चन इस तरह आएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसके फीचर्स बताइए, इसके फीचर्स बताइए और इसके इम्पैक्ट्स बताइए। या क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स बताइए। अब एक ये अलार्मिंग साइन शो बताया है कि किस तरह के अलार्मिंग साइन शो होने लग गए हैं, अब किस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है जो हम देख रहे हैं। जैसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया 4.7 to 12 बिलियन जो मेट्रिक टन जो है अर्थ क्रस्ट हैज़
बी इंटीग्रेटिंग सॉइल इरोजन, इतना सॉइल इरोजन होना शुरू हो गया है, ये एक सर्वे में देखा। ठीक है, फिर देखा 30% ऑफ लैंड इज़ रनिंग द रिस्क ऑफ ड्रॉट, 30% जो है लैंड वो सूखे में चला गया है, सूखे की रिस्क में है। ठीक है, 60% ऑफ अरेबल लैंड हैज़ टू गेट अफेक्टेड फ्रॉम द प्रॉब्लम, अभी जो 60% है वो अभी प्रॉब्लम में चल रही है, अभी अफेक्टेड है, मतलब कि कभी भी सूखे में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वाटर लॉगिंग, सलाइनाइजेशन या सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम आ रही है। या तो वहाँ पे पानी खड़ा का खड़ा रहता है, जब पानी खड़ा रहा तो वो जो नमकीन पानी कई बार कहते हैं, ठीक है, उस परत पे नमक जम जाता है ज़मीन के परत पे। ठीक है, या सॉइल इरोजन, तो उससे क्या हुआ, जो ऊपरी परत है वो बाद में बहकर चली जाती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, फर्टिलिटी होती है जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में ही। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। 30 मिलियन हेक्टर पुअर क्वालिटी अरेबल लैंड हैज़ लूजिंग इट्स क्वालिटी, सेम वही की क्वालिटी जो है वो लूज़ कर रही है लैंड अपनी धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव टू मैनेज 932 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फील्ड कैन एंड 730 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ड्राई फूडर फॉर द कैटल, मतलब कि हमें इतना चाहिए, ठीक है, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमें कितना अवेलेबल है, ये कितना, ये जो नंबर है ये जो है कम हुए जा रहा है, हमें मिल कितना रहा है, इतना। तो ये जो नंबर है इंक्रीज़ ही हो रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, चाहे हम कैटल की भी पालन पोषण कर रहे हैं, उनको भी अगर हम फूड प्रोडक्ट की बात करें उनको भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और जब कैटल्स को उनके फूड, उनके जितना उनको फूड चाहिए या जितना उनको उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग चाहिए उतना नहीं दे पा रहे, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा मिल्क की प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी और उससे उनके हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये सारा इसमें आ जाता है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, और हो सकता है आने वाले समय में ये धीरे धीरे सब ख़त्म ही हो जाएं। तो यहाँ तक हमने कवर किया। ओके बेटा, थैंक यू।